अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आर्टिकल 95 की रूह से वोट का हक इनफरादी है या सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वर होगा। आइन के दिफा 95 के तहत 14 रोज में कौमी असम्बली का इजलास तलब करना अगर लाजिम है तो क्या स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन से इनहराफ किया है? आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस के अगराज और मकासद और इसकी वुसअत पर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है? दस्तूर पाकिस्तान की इन अहम तरीन शिकों पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों फ्री कैन अब कानूनी जंग लड़ेंगे। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आला अदालत के 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की और आइन की इन्हीं 3 पहलुओं का अहाता किया गया। सियासी जमातों के अहम रहनुमा भी अदालत पहुंचे जिनमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे। दौरान समाअत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने असेंबली इजलास तलब करने का नोटिस अदालत में पेश कर दिया और कहा कि स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी करके आइन शिकनी की है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन पर आइन का आर्टिकल 6 लगा है पहले उन पर अमल करवा लीजिए। आर्टिकल 6 से मुतल्लिक फारूक एच नाइक की बात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्कुरा दिए। समाअत आगे बढ़ी तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है कि जिसके तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं, सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील से इस्तफसार किया कि वोट का हक किसी रुकन का एब्सोल्यूट यानी कि कतई नहीं होता। आप तो बार के वकील हैं, आपका इस अमल से क्या ताल्लुक? बार एसोसिएशन अवामी हकूक की बात करे। बार के वकील ने जवाब दिया कि तहरीक अदम एतमाद भी अवामी अहमियत का मामला है। इस मकालमे का हवाला तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने अदालत से बाहर उस वक्त दिया नाजरीन के जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट बार हमारे लिए बहुत ही एहतराम की जगह है क्योंकि आप कस्टोडियन हैं। ये जो आज माजरा हमने देखा कि केस लगा हुआ है अंदर नून का और आगे वो मुकदमा पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट की बार साथ खड़े होके, तो इसी चीज़ से अंदर मना किया गया है बड़ा वाज़े। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सिंध हाउस पर हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बार बार पूछ रहे हैं सिंध हाउस में क्या हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट बार के वकील तैयारी के साथ नहीं आए, बार को सिंध हाउस पर बात करते हुए खौफ क्यों आ रहा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि बार के वकील को सुन चुके हैं, अब आईजी इस्लामाबाद को सुनेंगे। आईजी साहब क्या दिफा 144 लग गई है? आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि सिंध हाउस वाक़े पर शर्मिंदा हूं। चीफ जस्टिस का कहना था कि हसास वक्त में मसलहत के लिए केस सुन रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकता। अदालत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बेहतरीन मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के बाद अदालत को कुछ बातें वाज़े करना चाहता हूँ। इजलास के मौके पर कोई झत्ता असेंबली के बाहर नहीं होगा, किसी रुकने असेंबली को हजूम के जरिए नहीं रोका जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 3 बड़ी सियासी जमातों के सामने हुकूमत और बतौर अटॉर्नी जनरल चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। ना हुकूमत ना ही ऑपोजिशन झत्तों की सियासत करे। इख्तिलाफ राय मुहज़्ज़ब ज़बान में भी रखा जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि कोई जमात इजलास में मुदाखलत से रोके और इसका मेंबर असेंबली चला जाए तो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। इस नुक्ते पर हुकूमत से हदायत की भी जरूरत नहीं। यकीन दहानी करवाता हूं कि पार्लिमानी कार्रवाई आइन के मुताबिक होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि तहरीक अदम एतमाद में झत्ते लाकर किसी रुकन कौमी असेंबली को वोट डालने से रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इकट्ठे बैठकर इत्तफाक राय पैदा करें, डी चौक का इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए 5 रुकनी लाजब बेंच तश्कील दे दिया है। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने चंद सवालात उठाए गए हैं। सवाल नंबर 1, आइन की रूह को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबी अमल की शफाफियत के लिए आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल होगी। सवाल नंबर 2, क्या एक रुकन के जो आइनी तौर पर ममनू और इखलाकी तौर पर काबिल मुजम्मत हरकत में मुलव्वस हो, क्या उसका वोट शुमार किया जाएगा। सवाल नंबर 3, क्या वो रुकन के जो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर असेंबली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी नहीं होता और इनहराफ का मुर्तकिब हो कि जिसे ईमानदार, नेक और समझदार नहीं समझा जा सकता, वो ताहयात ना अहल होगा। सवाल नंबर 4, मौजूदा आईनी और कानूनी ढांचे में फ्लोर क्रॉसिंग और वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं।
ये कानूनी चाराजोई अपनी मुइना मुद्दत तक जारी रहेगी। तहाम ऐवान अपना इजलास और इजलास में होने वाली वोटिंग जारी रखेगा। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला और सदारती ऑर्डिनेंस की तशरीह से मुतालिक अदालत की राय कब और कैसे लागू होगी। नाज़रीन, पार्टी से बगावत करने वालों के वोट की हैसियत क्या होगी, बात करते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन सेनेटर अली जफर साहब और इसी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आजम नज़ीर तारड़ साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाए दीजिएगा कि ये सियासी केस अब कानूनी पराये में चला गया है, कानूनी नुकात उठा दिए गए हैं। क्या केस का जो भी फैसला हो आने वाले दिनों में आपको लग रहा है अदालत की राय जो है वो तहरीक अदम एतमाद के प्रोसेस पे असरात मुरत्तब करेगी या मशरूत होगी? देखिए महर, अगर आपने आज की प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया हो और जो वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया और जो हमने सुना वहाँ पे ये बात हुई और उस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून साहब ने गुफ्तगू करते हुए अदालत को मुखातब किया और उन्होंने कहा कि जी इस बिलेटेड स्टेज पे ये रेफरेंस फाइल करने का कहीं ये मकसद तो नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस शुरू हुआ है वो हॉल्ट हो जाए और ये चीज़ें आपस में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 63A वकला की नज़र में तो बड़ा सिंपल है, उसमें किसी तशरीह की ज़रूरत नज़र नहीं आती। तो उस मौके पे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नोटिस जारी किए हैं और हम ये बात देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब इस स्टेज के ऊपर जो ऑलरेडी एक मोशन आ चुकी है और वो डिबेट हो के वोट अपॉन होनी है, आप इस रेफरेंस को उससे मशरूत नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये हम मुस्तकबिल के लिए एक गाइडलाइन ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। यही वजह है कि इस रेफरेंस के साथ किसी किस्म की इंटरम रिलीफ की यानी कि कोई हुक्म इम्तनाही की इस्तदा नहीं की गई। तो मैं नहीं समझता कि जो मौजूदा प्रोसीडिंग्स हैं नो कॉन्फिडेंस की, जो कि 25 तारीख को शुरू होंगी और उन्होंने कानून के मुताबिक 7 रोज के अंदर अंदर कल्मिनेट होना है, खत्म होना है, उन पे इस रेफरेंस का कोई असर या इतलाक हो। दूसरी बात अब मैं बतौर वकील करूंगा, नॉट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PMLN, वो ये है कि 63A इतना वाजे है कि मैं नहीं समझता कि इसमें रेफरेंस फाइल करने की जरूरत है या थी। ये भी एक मेरे ख्याल में एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे गवर्नमेंट इसे लेके आई है, इसलिए कि जो डिफेक्टेड MNAs हैं उन पे एक प्रेशर रहे कि कल को फैसला पता नहीं किस तरफ जाएगा। वरना देखिए, जब सेनेट के इलेक्शंस थे पिछले बरस तो वो केस और ज्यादा बेहतर था। वहां पे भी रखा गया कि सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन बैलेट पे इलेक्शन होने चाहिए, इससे हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी, पार्टीज की कमांड मजबूत होगी। डिफेक्शन क्लॉज की बहस वहां पे भी की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनने के बाद कि आईने पाकिस्तान की जो भी तब्दीली है या अमेंडमेंट है वो पार्लियामान का इख्तियार है। आइन में लिखा हुआ है कि ये सीक्रेट बैलेट होगा, हम इसे ओपन बैलेट से नहीं करेंगे, चाहे आप और जितनी तौजीहात पेश करें, और पार्लियामान ये काम कर सकती है। 63A को भी अगर अमेंड करना है तो पार्लियामान ने करना है, ऐसा ही है। वो बड़ी वर्डेड प्रोविजन है, उसमें मैं नहीं समझता किसी किस्म की तशरीह की जरूरत है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मगर सदारती रेफरेंस इसी की नुक्ता ब नुक्ता तशरीह के लिए है। आपने अली जफर साहब, सेनेटर अली जफर साहब, आपने सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी। प्रेशर टैक्टिक है तो बड़ा सिंपल सर, आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन हैं, अपनी हैसियत में एक तगड़े वकील हैं, आपके हुकूमत के नुमाइंदे बहरहाल इसके अंदर बहुत सी कन्फ्यूजन पैदा करें। आज अटॉर्नी जनरल ने तो बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ इख्तियार किया। अटॉर्नी जनरल का मानना था पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा इस नुक्ते पर हुकूमत से हदायत की भी मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर, यानी कि एक दफा वोट डल जाए तो आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी और हुक्मरान जमात पर हॉर्स ट्रेडिंग का कोई इल्जाम नहीं, बल्कि बतौर अटॉर्नी जनरल मैं तो किसी ऑपोजिशन जमात पर भी ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा। तो आपके अटॉर्नी जनरल तो बड़े क्लियर हैं सर, आप लोग मजीद क्या तशरीयां ढूंढने निकले हैं? इज इट एक्चुअली बाइंग टाइम? जी देखिए महर, जहां तक आर्टिकल 63A का ताल्लुक है, इसका मकसद ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, लोटाक्रसी, उसको जो चीज़ भी कह दें आप, उसको रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था। इसका मकसद ये था। अब आर्टिकल 63A का मेरी नज़र में
इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं, मेरी भी यही ओपिनियन है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कि आर्टिकल 63 ये कहता है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है किसी पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस के, अगर पार्टी हेड कहता है पार्लियामेंटेरियंस को अपनी पार्टी के कि आपने वोट नहीं देना, और वो वोट डाल देते हैं या डालना चाहते हैं या डालने के लिए पार्लियामेंट जाते हैं, तो उनको रोका नहीं जा सकता, जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जा सकती। ये तो इसमें तो मुझे भी कोई अभाम नहीं, ये बड़ा क्लैरिटी है। उसके बाद दूसरी चीज जिसपे मुझे क्लैरिटी है वो ये है कि आर्टिकल 63A में अगर कोई जाके वोट डाल देता है, खिलाफ वर्जी करता है अपनी पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस की, तो उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई होगी। पहले वो डिक्लेयर किया जाएगा पार्टी हेड की तरफ से कि वो डिस्क्वालिफाइड है, फिर वो मामला स्पीकर के पास जाएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और फिर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। इसमें भी कोई अभाम नहीं। लेकिन दो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए गए हैं इस रेफरेंस में, और उसके ऊपर तशरीह के लिए मांगा गया है अदालत से। इससे पहले कि मैं आपको उन पॉइंट्स पे आऊं, मैं आपको ये बताता जाऊं कि दो ऑप्शंस थी हमारे पास। एक ऑप्शन तो ये थी कि हम सीधा सीधा स्पीकर के ऊपर छोड़ देते इसकी तशरीह को और उसे कहते कि आप फैसले करें जो दो पॉइंट्स में बताने लगाऊं, और दूसरा तरीका ये था कि हम इसको साफ शफाफ बनाते और ये मसला सुप्रीम कोर्ट को पास ले जाते। हमने फैसला किया कि शफाफियत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर कोई मानेगा। स्पीकर के फैसले पे टेंशन रहेगी, या एक पार्टी मानेगी दूसरी नहीं मानेगी। तो अब ये दो चीजें हैं क्या जो हम लेके आए हैं रेफरेंस में। एक तो बड़ी अहम चीज है, वो ये है कि जिसका मैंने कहा वोट डालने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्या इसकी प्रॉपर तशरीह ये नहीं होनी चाहिए आर्टिकल 63A की कि जो डिस्क्वालिफाइड वोट है, जिसने डिस्क्वालीफाई होना है, उसको काउंट ही ना किया जाए। ये एक इशू है, एक तशरीह है। बहुत बड़े एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं कि यही दुरुस्त तशरीह है। इसको वाज़े तौर पे उस पर फैसला चाहते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट हमें बता दे। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है नहीं 63A में कोई अभाम नहीं, आपकी ये जो बात है ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये भी कह सकता है कि ये दुरुस्त है। इसी तरह दूसरा जो अहम पॉइंट लेके आए हैं हम सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वो भी बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि चले आपका वोट काउंट भी हो गया, आपने वोट कर भी दिया, और अब उसका जो रिजल्ट है आप डी-सीट भी हो गए, इसमें भी कोई मसला नहीं। अब तीसरा जो सवाल जो इंपॉर्टेंट लेके आए हैं वो ये है कि डी-सीट के बाद क्या आप नया इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आइन इसमें ये नहीं कहता। हम लेके आए हैं, ये जो रेफरेंस प्रेसिडेंट साहब ने फाइल की है उसमें ये सवाल लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप तशरीह करें पूरे आइन को देखते हुए, आर्टिकल 62 को भी, 63 को भी, 63A को भी, 63A के मकसद को भी, और फिर एक जो हम अपनी जुबान में कहते हैं परपोसिव इंटरप्रिटेशन करें, उसकी एक ऑब्जेक्टिव किस्म की तशरीह करें, और ये देखें कि क्या हम ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है, जो ये धांधली होती है, वोट बेचे जाते हैं, इसको हम किस तरह रोक सकते हैं, इसको डिस्क्वालिफिकेशन को हम परमानेंट बना सकते हैं आइन की प्रॉपर तशरीह करते हुए कि नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मेरी नजर में ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन को तब्दील कर दें। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे आए, इस फैसले पे पहुंचे कि जनाब 63A में कोई अभाम नहीं, क्लैरिटी है, आप जाके पार्लियामेंट में तब्दील करें, तो वो भी हमें मंजूर होगा। तो बारहा 28 के बाद ही होती दिखाई दे रही है, तो तब तक आपको ये उम्मीद है कि क्लैरिटी के साथ ये फैसला आ जाएगा। अगर आपने जो दो अहम सवाल उठाए उनमें पहले सवाल में कह दिया जाए कि वोट दिया ही नहीं जा सकता, गो के मैं तो नहीं हूं कानूनदान, बट मुझे नहीं समझ आती, एक बंदा कत्ल का सोच रहा है और एक कत्ल कर चुका है, तो आप कत्ल की किस तरह सजा दे सकते हैं जो सोच रहा है? नहीं, ये तो क्लैरिटी है ना कि वो नहीं दे सकते। जो सोचने वाला है उसको तो आप नहीं दे सकते, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब डल गया हो, जब वो रोक नहीं सकते, मैं तो बात कर रहा हूं जब डल गया हो, तो वो जब डालने के बाद उसको काउंट करना है कि नहीं, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यानी कि एक दफा डल गया तो अब पता है कि इसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, इसको काउंट ही ना किया जाए। क्यों आजम नजीर तारड़ साहब, सेनेटर तारड़, ये आपको वजन लग रहा है इन दलाइल में, इस क्लैरिटी में जो हुकूमत ढूंढना चाह रही है? नहीं, मुझे इसमें वजन भी नहीं लग रहा, और मैंने तो आज क्लैरिटी ले ली है। मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मौजूद था, अटॉर्नी जनरल साहब भी वहीं पे थे, अली जफर साहब भी वहीं पे थे, और अली जफर साहब के बारे में मैं एक वजाहत करता चलूं कि पीटीआई की टीम में, जो लीगल टीम में
सबसे ज्यादा अगर मैं इज्जत करता हूं तो वो सेनेटर अली जफर की करता हूं, इसलिए कि वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं और हमेशा फेयर चीज। मगर आप आज आपको क्लैरिटी और फेयरनेस नहीं दिखाई दे रही उनके दलाइल में? मैं आजम नज़ीर तारड़ साहब की कनेक्शन फ्रीज हुई हुई है। अली जफर साहब, मैं आपसे एक दफा फिर पूछ लेती हूँ। जी तारड़ साहब, जी कंटिन्यू। आज क्योंकि माइक था अटॉर्नी जनरल के पास, अली जफर साहब के पास माइक नहीं था, और अटॉर्नी जनरल साहब जो कि रेफरेंस फाइल करने वाले उन्होंने फाइल किया हुआ है, ही इज द कैप्टन ऑफ शिप। उन्होंने कहा कि जी हम इसमें कोई स्टे नहीं मांग रहे, वोट डलेगा और वोट काउंट होगा। ये बात हुई और जजेस ने ये पूछा कि आप इससे वोट रुकवाना नहीं चाहते? उन्होंने कहा जी नहीं, रुक नहीं सकता। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये काउंट होंगे वोट्स, ये फ्यूचर के लिए है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात की और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी हम एक फ्यूचर के लिए, अब ये क्यों रेफरेंस लाया गया, मैं उसकी सियासी वजह बता देता हूँ। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि जो एमएलएज हैं उन पे एक दबाव डाला जाए कि अगर फैसला आ गया कल कला को, आपके वोट डालने और गिने जाने के बाद और खान साहब घर चले गए, तो कहीं ये ना हो कि आप पे ताहयात नाअहली की तलवार जो है वो चल जाए। तो ये बड़ी बोइदुस क्यास बातें हैं, इस तरह होता नहीं होता। 63A को पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ, मैं वकील हूँ, मुझे छोड़ दे, मेहर आप खुद पढ़े उसे, कोई लेमैन पढ़ेगा। हमारे अंग्रेजी उर्दू दोनों में छपे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अली भाई ने वोट डालने के। सेनेटर तारड़, एक और वजाहत दे दीजिए, 63A जो 97 में था और 63A जो आज है वो अक्सर मुख्तलिफ हैं। पार्लियामान के अंदर वोट डालने के बाद पार्लियामान के अंदर कार्रवाई जरूरी है, तो तहरीक इंसाफ ने जो शो कॉज नोटिस दिए हैं अपने डिसिडेंट्स को, मुनर्रिफ अरकान को, क्या उसकी लीगल पोजीशन आपको क्या लगती है? आयशा गुललई का केस भी कोर्ट होता है। जी, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक और जगह पे बैठा यही बात कर रहा था कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने केस फाइल किया, अपील फाइल की, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड थे इलेक्शन कमीशन के फैसले से। 2018 में सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू में वो जजमेंट रिपोर्टेड है, इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस आयशा गुललई एंड अदर्स, और उसमें 2 एलिगेशंस लगाई पीटीआई के चेयरमैन ने। उन्होंने कहा कि आयशा गुललई ने पार्टी छोड़ दी है, तरीके इंसाफ को खैरबाद कह दी है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहती है, इसलिए ये डिस्क्वालीफाइड है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी उन्होंने आपको इन राइटिंग नहीं दिया, एक जुबानी बात की टीवी चैनल्स पे बैठ के इधर उधर, हम उसे नहीं मानते जब तक वो खुद लिख के नहीं देती, ये 63A ऑपरेशन में नहीं आएगा। उसके बाद स्टांस लिया पीटीआई ने, उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी वाले इलेक्शन में जब उन्हें वजीर आजम मुंतखब किया जा रहा था, आपने आके वोट करना है अदर जो पार्टी इंस्ट्रक्शन थी कि उनके खिलाफ जो भी कैंडिडेट हुआ, तो ये नहीं आई। उस पे भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, और उसके बावजूद ये हो गया और वो नहीं आई और फिर वोट हुए। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 3 और एमएनएस ने भी वोट नहीं थे आगे डाले, तो आपने उनको शो कॉज डाला। आखिरी बात 63A थोड़ा सिग्नल फ्रीज हो रहा है। अली जफर साहब, आपकी तरफ आती हूँ जब तक उनके सिग्नल्स बहाल होते हैं। जफर साहब, एक तो आपने डिफेक्शन साबित होने से पहले डिफेक्शन सर्टिफिकेट कबल अज़ वक्त लगता है दे दिए हैं, मगर चलें छोड़ें इस बात को, सर वक्त कम है। मुझे बताइए, अगर आपके मुनर्रिफ अरकान जो डिसिडेंट्स हैं आपको टाइमली जवाब नहीं देते 7 दिन के अंदर अंदर, फिर क्या होगा? देखिए, उनका प्रोसेस तो 63A में दिया हुआ है, लेकिन मेरी नज़र में वो प्रोसेस तब तक नहीं ट्रिगर ऑफ करेगा जब तक वो एक्चुअली डिसोबे ना करें इंस्ट्रक्शंस को। अभी तो उन्होंने अपनी इरादा शो किया है, लेकिन जब तक वो एक्चुअली नहीं चले जाते हैं वोट करने के लिए, तब उनका जो है डिस्क्वालिफिकेशन ट्रिगर होगी। अभी मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त है। अभी उन्होंने मेरी नज़र में कोई ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन का ऑफेंस नहीं किया जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो सके। मगर क्या ये बात दुरुस्त है जो सेनेटर तारड़ कह रहे हैं कि अंदर खान ने आपने ये बात कही कि वोट गिना जाएगा और बाद अज़ां जो है फिर उनका मुस्तकबिल जो है उसका तयन किया जाएगा इन हेयरिंग्स? देखें, उस पर मैं जरा थोड़ा सा क्लैरिटी करना चाह रहा था। तारड़ साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब अटॉर्नी जनरल साहब ने ये जरूर कहा था कि ये मुस्तकबिल के लिए है और ये हम इस प्रोसीडिंग्स पे नहीं इसको रुकावट करना चाहते, इन प्रोसीडिंग्स को नहीं रोकना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये कार्रवाई जो है चलती रहेगी
जबकि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वो अपनी जगह चलती रहेंगी। लेकिन जो फाइनल इम्पैक्ट होगा, जो भी फैसला होता है, जब भी होता है, अगर ये 28 से पहले हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर उसके बाद होता है तो तब भी उसका इम्पैक्ट मेरी नजर में जरूर होगा। आप एक सेकंड के लिए मेरे साथ अगर माने अजम्पशन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वोट जो है उसको काउंट नहीं हो सकता, आर्टिकल 63A के तहत अगर खिलाफ वर्जी करके वोट करता है तो वो वोट नहीं काउंट हो सकता, तो फिर उसका इम्पैक्ट आगे चल के इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे जरूर होगा। इसी तरह अगर सपोजिंग सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो लोग हैं जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस के और वो वोट कर दिया है, वो ताहयात डिस्क्वालिफाइड हैं, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उन पे जरूर होगा। तो ये दुरुस्त है कि ये रुकेगी नहीं कार्रवाई, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि अगर उसका फाइनल फैसला हो जाता है, जब भी हो वो उसका इम्पैक्ट, उसका असर, उसका नतीजा जो है इस जजमेंट का, वो उसके ऊपर जरूर होगा इस वाले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे भी। तो ये एक डिफरेंस है जो तारड़ साहब से मैं कह रहा था। तारड़ साहब भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी फिलहाल रुकावट नहीं है, कोई स्टे नहीं है, कोई किसी किस्म का, सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि वजाहत की थी कि ये मामला चलता रहेगा, हम अपना फैसला करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर अली जफर साहब और सेनेटर आजम नई तारड़ साहब मौजूद थे। दोनों अपनी जमातों के सीनियर तरीन वकला भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस भी हैं। आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आरिफ हमीद भट्टी और फहद हुसैन साहब से ताज़ा तरीन खबर आपके तक पहुँचाएंगे। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पिछले 48 घंटों में ऐसी कौन सी पेशरफ्त हुई है जिससे हुकूमत कदरे मजबूत दिखाई दे रही है, या ये एक स्लिपरी स्लोप ही है। अब वेरी शॉर्ट ब्रेक। सियासी जंग ऐवान की बजाय अब कानूनी महाज पर भी गर्म है। हुकूमत मुनर्रिफ अरकान की नाअहलियत से मुतल्लिक आर्टिकल 163A की तशरीह के लिए अदालती राय की मुंतजिर, और अपोजिशन कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने पर स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे की ख्वाहिशमंद। नाज़रीन, अपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ आइन शिकनी पर आज अदालत उज़्मा से भी कार्रवाई की इस्तदा की गई और मीडिया में भी अपोजिशन ने स्पीकर को आइन शिकन करार दे दिया। हुकूमत ने स्पीकर से आइन तुरवाया, सेशन को 14 दिन में ना बुला के पहला आइन का खिलाफ वर्जी अभी उसने कर लिया है। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। आइन की अपनी अपनी तशरीहात मर दोनों फ्रीकैन बराबर शशो पंज में मुब्तला हैं और ख़तरात दो तरफा हैं, बदस्तूर हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म ने पेशकश की है मुनर्रिफ अरकान को, लेकिन कुछ मुनर्रिफ अरकान ने वज़ीर आज़म की इस पेशकश पर आज उनसे वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात भी कर ली है, मगर अक्सरियत ये अरकान ताहाल अपोजिशन सफ़ों में खड़े हैं। अपोजिशन के इस तगड़े वार के बाद हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गई हैं। जहाँ अपनी सफ़ों से इंतशार बरपा है, वहीं इत्तेहादी भी तेल और इसकी धार देख रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद का मामला ताखीर का शिकार होने से मुस्लिम लीग का भी 24 मार्च तक अपने कैंप में वापस जा बैठी है और MQM पाकिस्तान भी मोहतात नजर आ रही है, मगर इस ताखीर का फायदा हुकूमत उठा रही है। जरा ये भी बता रहे हैं कि परवेज खटक ने तरीन ग्रुप को पंजाब में तब्दीली का इशारा दे दिया है। ये इतलात भी आ रही हैं कि तरीन ग्रुप के कुछ अरकान ने वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब से भी मुलाकात की है और ये राब्ते तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक सियासी मंजरनामा बदल भी सकते हैं। अब सबसे अहम तरीन पेशरफ्त आपको बताए देते हैं कि खबरें आई कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ तवील तरीन खामोशी तोड़ दी और उनके बारे में इतलात ये भी आई कि उन्होंने बनीगाला में वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। इस अहम तरीन किरदार के मुतहर्रिक होने के बाद सियासत में किसी नई अंगड़ाई का इम्कान भी है। ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन सियासत की उलझी इस फिजा पर मगर फैसला कुन किरदार अदा करने वाले किरदार खामोशी से नजर रखे हुए हैं। खदशा बदस्तूर यही है कि एक इशारा अबरू के जिस पर असूली सियासत का सारा भरम रखा है, वो इशारा जिस तरफ हो गया दूसरा फरीक देखता ही रह जाएगा। अब इदारों की इशारे के मुंतज़िर खामोश किरदार पर भी हम देख रहे हैं वो भी उलझन में हैं कि अगर बोलें तो आईनी इतराज़ात और अगर खामोश हो जाएं तो फिर एक तरह की मदद के इल्ज़ामात। बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती है।
इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सियासत की गुंजलक इस खेल के फाइनल राउंड की शुरुआत 25 मार्च से होंगी, मगर इससे कबल कहानी और इसके किरदार बदलने की काविशें जो हैं वो सर तोड़ हैं। अभी सियासत की ये जंग जो ऐवान से पहले कानूनी मैदान में लड़ने का फैसला हो चुका है, क्या इसमें कुछ खैर की खबर आ सकती है या ऑल इज डन एंड डस्टेड? बात करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, फहद हुसैन साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो गहरी नजर रखे हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब बताइएगा, क्या खबरें आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महज जो 3.5 साल से 25 जुलाई गालबन 2018 में इलेक्शन हुआ था, तो पहले दिन से अपोजिशन ने हुकूमत के वजूद को तस्लीम नहीं किया, सिलेक्टेड कहा, और इलेक्शन को मौलाना साहब ने नहीं माना। लेकिन मैं समझता हूँ अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब ये 8 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं कुछ आगे काम चलेगा। अभी तक अगर हम अदादो शुमार देखें तो हुकूमत खुद अपने मुनर्रफ अराकीन को डाकू, चोर, गद्दार और इस किस्म के लक़बात देकर शोकाज नोटिस जारी कर चुकी है। 162 इनके अपोजिशन के नंबर गेम है अभी तक, जो मेरी इतला के मुताबिक है। अगर 14 ये और 10 अभी अपोजिशन ने और छुपा के रखे हुए हैं पीटीआई के अराकीन, तो इस हिसाब से 176 तो उनके ये बन जाते हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जहां बनी गाला परसों जो इंसार गए, लेकिन वो खाली हाथ गए क्योंकि उससे पहले उन्होंने कई घरों के चक्कर लगाए, उन्हें रिफ्यूज़ हो गया है। हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये इतला मिली है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, इसलिए उनका सारा का सारा फोकस 27 मार्च था। 27 मार्च को डी चौक में तो अब जलसा नहीं होगा, लेकिन अगर करीब भी करते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा खुदकश हमला वो कर सकते हैं। अदरवाइज आज की वक्त तक तो मुझे लगता है हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। जहां रह गई कि हुकूमत का 14 दिन में यकीनन स्पीकर को बुलाना चाहिए था इजलास, लेकिन उस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता। आर्टिकल है गन पॉइंट पे आइन तोड़ना। आइन की मुनरफ ज़रूर हुए हैं वो, इसमें दो राय कोई नहीं है। 14 दिन का वादे लेके है विद इन 14 डेज। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए गुजरते हुए वक्त में हालात मुश्किलात हो रहे हैं और अपोजिशन हुकूमत की इत्तेहादी जमातें 26 तारीख की रात को अपनी अनाउंसमेंट कर देंगे। फहद हुसैन साहब, आपने भी भट्टी साहब की बात सुनी है, कह रहे हैं कि अब ये दिनों की बात है। पिछले 48 घंटों में बिलखसूस, क्योंकि जुमेरात से जो मंजर हमने देखा सिंध हाउस से, उसके बाद शो कॉज नोटिसेज और उसके बाद एक अहम तरीन बैठक हुई और 2 और बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद भी। पिछले 48 घंटों में बिलखसूस आपको तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं या कमज़ोर? शुक्रिया मेहर। देखिए, मेरे ख्याल में पिछले 2-3 दिन में एक्टिविटी तो बिल्कुल तेज हुई है जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकायक है मेरे ख्याल है वो तब्दील नहीं हुए हैं। अभी तक ये बात क्लियर है कि जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे, मैं इनसे इत्तेफाक करूंगा कि वो नंबर्स गेम है, उसमें अपोजिशन का जो पलड़ा है वो बिल्कुल भारी है और उसमें हमें जो नंबर्स उनके मुनरिफ जो मेंबरान हैं वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हैं वो उनका भी जो झुकाव है उसमें कोई शक नहीं कि वो अपोजिशन की तरफ है। अब अगर अगले 2-4 दिन में कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली आ जाए तो उसका तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो मुझे लग रहा है कि इत्तेहादियों के मामलात जो हैं वो बहुत हद तक तय हो चुके हैं अपोजिशन के साथ। अब सिर्फ उसका ऐलान करना बाकी रह गया। आपको अभी रूठे हुए मुनर्रिफ अराकीन जो हैं उन्होंने पेशकश की है, बड़ा दिल का मुजाहिरा किया है कि बाप गाय मैं बाप हूं, माफ कर दूंगा, उनकी वापसी भी होते हैं, उसके भी इम्कानात नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, ये इस वक्त जो हवा चल रही है, जब अगर तो वो हवा मुकम्मल तौर पर तब्दील होती और ये लगता है कि जी जिस हवा ने अपोजिशन को यहां तक पहुंचा दिया और जिस हवा ने इत्तेहादियों को और इन तमाम पीटीआई के मेंबरान को यहां तक पहुंचा दिया वो मुकम्मल तौर पर 180 डिग्रीज यू टर्न लेती है, तो फिर तो ये सोचा जा सकता है कि मामलात जो हैं ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन अभी अगले 2-3-4 दिन में 6 दिन में मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि अदालत में जो केस है उसमें से वो कोई एक नया रुख पकड़ ले। वही मैं कहने वाली थी, ये सियासी जंग कानूनी महाज पे लड़ने से भी कोई रिलीफ नहीं दिख रही आपको? देखिए, अगर तो वो इस तरह की इंटरप्रिटेशन आ जाती है अदालत की तरफ से कि ये जो मेंबरान हैं जो फ्लोर क्रॉस करेंगे उनका ताहयात उनके ऊपर बैन है,
तो फिर तो मामलात कुछ तब्दील हो सकते हैं, मुमकिन है। लेकिन अगर वो हो भी जाता है, देखिए अगर इत्तेहादी बाकायदा तौर पर ऐलान कर देते हैं कि वो अपोजिशन के साथ हैं, तो फिर तो उनको ये जो मुनर्रिफ अरकान है उनकी जरूरत ही नहीं है, नंबर्स गेम तो उनकी वैसे ही पूरी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में असल जो मामला है वो इत्तेहादियों का है, वो ऐलान नहीं हो रहा। अगर वो ऐलान हो गया अगले 2-3 दिन में या 26 तारीख का जैसे जिक्र कर रहे हैं भट्टी साहब और जो हम भी सुन रहे हैं, तो बस फिर तो मामला। बट लास्ट आई चेक सर, वो कहते हैं हमें तो सूट करता है, हमारे पे तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि हम जल्दी ऐलान करें, टिल द लास्ट मिनट हम इंतजार करेंगे। तो आपके पास यही खबर है कि 26 तक ऐलान कर दिया जाएगा इत्तेहादियों की जानिब से भी? देखिए अब इस वक्त हतमी तौर पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सुनने में आ रहा है अब तक वो यही है कि ये OIC की कॉन्फ्रेंस जो है ये खत्म हो जाए तो उसके बाद मामला थोड़े से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरा देखिए ये जो कानूनी मामलात हैं अदालत में, ये भी जो हमारी जिन लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है उनका ये राय है, जाहिर बात है अदालत को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी राय ये है कि ये मामला अदालत में भी कोई लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जो आईनी खिलाफ वर्जी है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसको अगर तूल देंगे तो फिर उसकी में और बड़ी पेचीदगियां आ जाएंगी, इसलिए जो कुछ भी होना है वो मेरे ख्याल है आने वाले चंद दिनों में क्लियर हो। मैं भट्टी साहब, आप बाप के लफ्ज पे मुस्कुरा दिए, क्यों किसी और को बाप गर्दाना जा रहे हैं? मगर एक अहम जुमेरात की रात भी एक अहम तरीन मीटिंग हुई है। इससे पहले मैं आपसे पूछूं, परवेज खट्टक के रवाबित जो तरीन ग्रुप से हुए हैं, पहले मुझे बताइए आपकी ये जो अहम बैठक हुई है 6 बड़ों की, इस हवाले से क्या खबर है? देखिए, एक बड़े ने एक पूरे दस्ते के कागजात दिखाए और बीमा अमाउंट किस मुल्क में गई, कहाँ गई, कितनी गई, इतने खौफनाक इंकशाफ आता है। मुझे इसीलिए खदशा है कि एक अहम तरीन इस्लामाबाद की शख्सियत उसके रिएक्शन में कोई बहुत बड़ा काम ना कर ले। वो बहुत ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट्स थे और मैंने आपको बता दूं, अपोजिशन OIC इजलास के बाद सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेगी और 2 रिकॉर्डिंग हैं। अब पता नहीं इसका फाइनल फैसला आसफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ करेंगे, हो सकता है उनको भी पब्लिक में लाया जाए। और ये जंग OIC इजलास के बाद अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। हुकूमत के पास देखें ना, जब आप एक अपने मुनर्रफ अरकान को डाकू कहें आपकी शादियाँ नहीं होंगी, आप कहीं जा नहीं सकोगे, तो इतने आगे जाके वापस आना ज़ाहिर सब बहुत सी कह रहे हैं नामुमकिन सा मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान की सियासत में ख़त्मी चीज़ कोई नहीं है। मैं इनमें से 10 लोग और जानता हूँ जो मुनर्रफ हो चुके हैं, जो अभी तक टीवी पे नहीं आए। तो अगर इतनी हद तक वो डी सीट होते हैं या ये फॉर एवर होते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फुल बेंच करेगा, लेकिन वो एक वक्त के लिए डी सीट होने के लिए तैयार हैं, इसका वो उन्हें एहसास है। दूसरी तरफ MQM ने भी आज आसफ अली जरदारी साहब को यकीन दहानी कराई है कि 26-27 से पहले हम आपके साथ अलायंस का ऐलान कर देंगे। अब करते हैं कल नहीं करते, मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ इमरान खान साहब की हुकूमत हाथ से निकल रही है और 3 वजीर भी मुमकिन है। अगर इमरान खान आखिरी खुद का हमला करना चाहे तो वो फौरी तौर पे उनसे अलग हो जाएंगे। उनमें एक वजीर एक कानून भी है, क्योंकि इन्होंने किसी को कहा था कागज़ बना के लाए तो उस पर उसने इनकार कर दिया था। वो कागज़ मुझे नहीं पता, वो ना पूछिएगा काइंडली। अच्छा सर, मुख्तलिफ हलकों से भट्टी साहब ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर इमरान खान साहब को बचा लिया जाए तो वो फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान उनको करना पड़ेगा। दिस ऑफर हैज़ बीन प्लेस्ड, क्या कहेंगे आप? सदाकत है? देखिए, जैसे फहद साहब ने कहा, सियासत के फ्यूचर के बारे में कोई चीज़ करना नामुमकिन है। मेरा ख्याल है अब वो सब वक्त गुजर चुके हैं। आज से 15-20 दिन पहले इमरान खान साहब अपोजिशन को साथ कोई तीसरा अंपायर आता बैठता तो इस किस्म की बात हो जाती। अब मेरा ख्याल है हुकूमत और अपोजिशन ने अपने कमान से तमाम तीर निकाल दिए हैं। बादिल नज़र में इसके चांस ना होने के बराबर हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अब देखें ना, 25 को है, 25 को नून लीग और नवाना ने कॉल दे दिया आपने वापस नहीं आना जब तक के अदम एतमाद का फैसला ना हो जाए। आपने डी चौंक तो कर दिया, लेकिन लोग तो उधर रहेंगे। वो एक असम्बली में मैदान जंग होगा, एक असम्बली के बाहर होगा।
तो ऐसे में मुझे कशीदगी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। परवेज खटक साहब के जो राब्ते हुए हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। परवेज खटक साहब के जो राब्ते हुए तरीन ग्रुप से, क्या हैज दैट शिप सेल्ड एज वेल? वो भी जी। महर बुहारी एक सुपरस्टार एंकर है, बड़ा मुश्किल है उनके प्रोग्राम में आना। परवेज खटक और इमरान खान साहब को जो जहांगीर तरीन से मिलने का टाइम नहीं देते थे, उनको ओन चौधरी तक महदूद कर दिया गया है। कितनी की कामयाबी होगी? ओन चौधरी है, एमपीए नहीं, काउंसलर भी नहीं है। जहांगीर तरीन फोन नहीं ले रहे। अब परवेज खटक को सिर्फ ओन चौधरी तक महदूद कर दिया गया है। अब दूसरी बात, अगर जहांगीर तरीन पूरा स्विच लेते हैं तो कुछ लोग फिर भी जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं जाएंगे, उनके ग्रुप के साथ, वो अपोजिशन के साथ सीट और सीटें कंफर्म कर चुके हैं। तो फिर भट्टी साहब जरा सा दिल जिगरा और बड़ा करें, हो सकती है जरा सा दिल जिगरा बड़ा करें, थोड़ा सा छाती पे हाथ मारें। और क्योंकि न्यूट्रलिटी की आज उसको सराहा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी, डायरेक्ट सवाल करूंगी, क्या अदम एतमाद की ये तहरीक किसी डील के नतीजे में आ रही है? अभी तक आपकी क्या फीलिंग है? 2000%, 3000%, 8000% आपने मरवाना ही है। बहनें मरवाती है तो ठीक है, अल्लाह के सुपुर्द। वो जो काम उन्होंने किया है, डू यू थिंक के 16 अक्टूबर कोई भूल गया किसी को? इस तरह नहीं होता, कुछ अदारे होते हैं, कोई डिसिप्लिन होता है। और यही जब 11 जमातें थी, पीडीएम बनी थी जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उस वक्त ये हिम्मत नहीं कर सके। तो अब इसमें कुछ ना कुछ वक्त ने तो तब्दीली आई है ना, उसके यकीनन असरात है। जो मादी में इमरान खान को, या ऐसे कह ले, जो इमरान खान को मादी में रेस्क्यू करते थे, आज वो नहीं कर रहे। फहद हुसैन साहब, मुझे बताइएगा कि जो जिस अहम बैठक का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो हम सब उसके अहवाल सुन चुके हैं और मैंने जितने लोगों से बात की है, 19-20 का फ़र्क है, मगर फ़र्क ज़रूर है हमारी जो खबरें हम सबको मिली हैं। सर, एक तो जो मुझे ज़्यादा ठोस महसूस हो रहा है वो यही है, एक तो ये ऑफ़र थी कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की खान साहब ने वक्त भी मांगा, मगर दूसरा ये कि केयर टेकर हुकूमत आएगी, वही बजट का ऐलान करेगी, उससे पहले जो ये खान साहब को भेज के हुकूमत बनाएंगे, वो इस्लाहात लाएंगे, अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाएंगे। मिडिल वे का जिक्र हो रहा है बार बार। ये फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, ये परवेज खटक समेत ये सब बैठे हैं। ये मिडिल वे जो है वो बाकी कार्व आउट की जा सकती है? देखिए, अभी तो ये मेरे ख्याल स्पेकुलेशन है सारी, और ये मफरूजे हैं। अब अगर ये करनी है मिडिल वे, तो जाहिर बात है उसमें अपोजिशन को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। वो अपोजिशन जो इतने महीनों के प्लानिंग के बाद यहाँ पे खड़ी है, जहां पे उन्होंने इमरान खान साहब को बिल्कुल जो है वो दीवार के साथ लगाया हुआ है, उसको क्या इंसेंटिव मिले? अगर या तो ये है कि जोर जबरदस्ती हो और कहीं से अपोजिशन को फोर्स किया जाए कि आप ये डील लें, लेकिन मेरे ख्याल में मामला जितने आगे तक पहुंच चुके हैं, उसमें अगर दरमियान का रास्ता निकलना है तो वो वही होगा जो अपोजिशन को एक्सेप्टेबल होगा, और इस वक्त उसके इम्कानात मुझे कुछ ज्यादा रोशन नजर नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद थे, आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद थे। इनकी खबरें और तज्जिया आपने सुने। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।